बहुत खुशी हुई बहुत समय बाद सिरोंज आकर। आपने इतनी संख्या में आप यहाँ आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव आज है, पर मैंने पीछे हट जाइए। पर मैंने 3 हफ्ते पहले कहा था कि 21 तारीख को मैं सिरोंज आऊंगा। मैं अपने वचन का पक्का हूं। हमारी विधानसभा 24 तारीख तक चलनी थी, तो मैंने तय किया था कि मैं 21 तारीख को सिरोंज आऊंगा। मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता था, और अविश्वास प्रस्ताव हो या नहीं होए, आपके बीच में आना मेरी प्राथमिकता थी। तो बहुत खुशी हुई आज आप सबके बीच में आकर। यहाँ आकर मुझे खुशी होती है, बस साथ साथ दुख भी होता है। सिरोंज एक प्राचीन नगरी है, पूर्व में राजस्थान से जुड़ी थी, टोंक से जुड़ी हुई थी, और 56 में ही हमारे मध्य प्रदेश विदिशा से जुड़ी। कितना इतिहास है सिरोंज का, हमारे दरी का। मुझे याद है अपने बचपन में, अपनी जवानी में, ये मत सोचिएगा मैं जवान नहीं हूं, अपने बचपन और जवानी में हम तरसते थे कि सिरोंज जाएं और दरी खरीदें। ये एक केंद्र था, मशहूर जगह थी दरी के लिए, मशहूर जगह थी हमारी डाइंग के लिए। ये सिरोंज का इतिहास है, और आज सिरोंज की क्या तस्वीर है। इसलिए जब मैं कहता हूं यहाँ आकर मुझे खुशी होती है, साथ साथ दुख भी होता है कि कैसे अपना सिरोंज पिछड़ा रहा। यहाँ क्या कागज का उद्योग, यहाँ की रंगीन छपाई का उद्योग आज सब चौपट है। हमारा सिरोंज विदिशा हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुई। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुई। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। सही बात है, ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में। हम यहां से दक्षिण जाते हैं तो हमारी धोती और पजामा भी लुंगी बन जाती है। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, और ऐसा देश है जिसने अन्य धर्मों को भी जन्म दिया है। हमारा बुद्धिज्म होए, सिखिज्म होए, जैनिज्म होए, इनका जन्म तो हमारे भारत में हुआ था। आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि भारत की संस्कृति वो है, और हमारा सिरोंज और विदिशा उस संस्कृति का प्रतीक है। ये कहते हैं कि कोई खतरे में है। कौन सी जाति खतरे में है, कौन सा धर्म खतरे में है? आज ये विवाद पैदा करके इतने सालों बाद तमिलनाडु में इन्होंने शुरू किया। आप पढ़ते हैं, हिंदी और तमिल का विवाद पैदा किया। खालिस्तान का नारा नहीं सुना था, 30-35 साल हमने खालिस्तान का नारा नहीं सुना था। आज पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये चुनौती स्वीकार करी थी कि अपने देश में ऐसा संविधान बनाएं, ऐसा संविधान जहां इतनी अनेकता है, ऐसा संविधान जहां इतनी विभिन्नता है। उनके सामने, बाबा साहब अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है। बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान कई देशों ने उसकी नकल करी।
अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? ये आज प्रश्न है कि अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए, आज हमें तय करना होगा कि हम कौन से रास्ते में चलना चाहते हैं, अपने देश की संस्कृति के रास्ते में या मोदी के रास्ते में। यह आज प्रश्न आप सबके सामने है और यही चुनौती हमारे इन नौजवानों के भविष्य के लिए है। हमारी माताएं और बहनें यहां बैठी हैं, कितने प्यार से इन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा है। हम कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये चुनौती हमारे सामने है। और यही चुनौती आप सबको समझनी पड़ेगी कि किस प्रकार से आज समाज को बांटने का, धर्म को बांटने का अब तो शुरुआत करी है कि धर्म, हिंदू धर्म खतरे में है। कौन से खतरे में है? मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं। ये प्रचार करेंगे, दुष्ट प्रचार करेंगे ताकि आवाज बढ़ जाए। जातियों को बांटने का प्रयास करेंगे, जातियों को एक दूसरे को भड़काएंगे ताकि इनकी आवाज दब जाए। क्योंकि अगर एक आवाज हुई तो बड़ी ऊंची आवाज होती है। यह इनका प्रयास है और इसी से आपको सावधान रहना है। 2018 में, दिसंबर 18 में, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, 15 साल बाद बनी थी। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा था? एक ऐसा प्रदेश 2020 में, 2018 में शिवराज सिंह जी ने सौंपा था मुझे, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां महिलाओं पर अत्याचार पे नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। 15 महीने थे जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। 11.5 महीनों में मैंने कांग्रेस की नीति और नीयत का परिचय दिया। कौन सा गुना मैंने किया? कौन सा गुना मैंने किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? विदिशा में 1,02,000 किसानों में का कर्जा हमने विदिशा जिले में माफ किया और 27 लाख पूरे प्रदेश में हमारी कर्जा माफ की नीति का कार्यक्रम चल रहा था। जब इन्होंने सौदा करके सरकार गिरा दी। शिवराज जी, आपने सरकार गिराई किस लिए? आपने सरकार गिराई, चुनी हुई सरकार, सौदे की सरकार बनाई किस लिए? क्योंकि बेरोजगारी देंगे आप। आपने सरकार गिराई कि आप घर घर में शराब देंगे। आपने सरकार गिराई क्योंकि आप किसानों को भटकना पड़ेगा खाद और बीज के लिए, इसलिए आपने सरकार गिराई। ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैंने कौन सा पाप किया कि मैंने बिजली दी 100 रुपए 100 यूनिट? मैंने कहा मुझे कोई कागज नहीं देखना, जिसका 100 यूनिट बिल है उसको 100 रुपए होए। अंबानी का 100 रुपए बिल है, 100 यूनिट का बिल है, वो भी 100 रुपए देगा। सरलीकरण करें। हमारी पेंशन की, गौशाला की मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी। मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूं। शिवराज सिंह जी से तो कोई भी घोषणा करा दे, वो जब तक झूठ ना बोले उनका खाना हजम नहीं होता। और अपने 18 साल में उन्होंने 20,000 घोषणाएं करी हैं। मैं तो शिवराज सिंह जी से हमेशा कहता हूं, शिवराज सिंह जी आ जाइए मंच पर मेरे साथ, मैं अपने 15 महीनों का हिसाब दूंगा जनता को, आप अपने 18 साल का हिसाब दे दो जनता को। सबसे बड़ी चुनौती हमारी बेरोजगारी की है, साथ साथ हमारे कृषि क्षेत्र की है। जब तक किसान की जेब में पैसा ना होए वो किराने की दुकान गांव में नहीं चल सकती।
जब तक किसानों की जेब में पैसा नहीं है, ये सिरोंज का बाजार नहीं चल सकता। ये आज हमारे कृषि क्षेत्र में हमारा कार्यकाल था। किसानों को भटकना नहीं पड़ता था खाद के लिए, बीज के लिए, सही मूल्य के लिए। हिसाब लगा लीजिए पूरे प्रदेश में कितना भाव था मक्का का, कितना भाव था गेहूं का, कितना भाव था अदरक का, कितना भाव था लहसुन का। मैं इस पर निगाह रखता था। ये आज सबके सामने है। कौन सा गुनाह किया जब मैंने ये गौशाले, 1000 गौशाले मैंने बना ली। मैंने कहा मैं जगह जगह गौशाला देना चाहता हूं और तय किया कि हम 20 रुपए पर गाय राशि देंगे। आज 1 रुपए 80 पैसे देते हैं। सब गौशाला बंद हो रही है। ये आज हालत है। कौन सा पाप मैंने किया था, कौन सा गुनाह मैंने किया था? ये तस्वीर आप सबके सामने है। मोदी जी कितनी बड़ी बातें करते थे नौजवानों के बारे में। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार बनेगा। मैं आज कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चिंता, इतनी बड़ी संख्या में यहां नौजवान हैं, इनका ही भविष्य अगर अंधेरे में रहेगा, ये कैसा निर्माण करेंगे अपने जिले का, अपने प्रदेश का? यही नौजवान जो भटक रहा है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका यार अपने हाथों को काम चाहता है। और ये मौके, व्यवसाय के मौके, रोजगार के मौके कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं बनेंगे। तभी बनेंगे जब निवेश आएगा। पर निवेश तो वहां आएगा जहां लोगों को विश्वास है उस प्रदेश में। कोई किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। जो अपना सामान केरल और तमिलनाडु में बेचता है, हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जो तमिलनाडु और केरला में बेचता है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। मेरा प्रयास था कि हम मध्य प्रदेश की पहचान बनाए, मध्य प्रदेश की ऐसी पहचान बनाए, विश्वास की पहचान बनाए। आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां आपको विश्वास हो। निवेश तभी आता है जब विश्वास होता है। यह मैंने शुरू किया था माफिया के अगेंस्ट युद्ध। माफिया के खिलाफ मैंने कहा मैं युद्ध शुरू कर रहा हूं। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया कि हमारे बच्चे क्या मिलावटी दूध और मिलावटी मिठाई खाएंगे। शुद्ध का युद्ध मैंने शुरू किया कि मध्य प्रदेश की पहचान बने, एक अच्छी पहचान बने। यह मैंने शुरुआत करी थी। कौन सा गुनाह मैंने किया था, कौन सा पाप मैंने किया था? और शिवराज सिंह जी, आप हर साल घोषणा करते हैं मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं तो कहता हूं आप संविदा वालों को दे दो, जो आप ठेके में देते हो उनको दे दो, आप अतिथि शिक्षक को दे दो। ये तो आप करेंगे नहीं। ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा कर्जा पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ने लिया है। कर्जे का क्या करते हैं? कर्जे से बड़े बड़े ठेके देते हैं, ठेके का एडवांस देते हैं, एडवांस से अपनी कमीशन निकालते हैं। इन्होंने तो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है, सिस्टम बना लिया भ्रष्टाचार का। और शिवराज सिंह जी इतने लंबी चौड़ी बातें करेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं, मुझे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। याद रखिएगा, ये 18 साल के भारतीय जनता पार्टी का शासन। याद रखिएगा मोदी जी कैसे कहते थे किसानों को 50% लागत पर नफा होगा, याद है ना? उसके बाद 2013-14 में कहा था, 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान। अब चीन की बात उठाने लग गए। आप पढ़ रहे हैं ना, चीन की बात। हम कहते हैं ले चलिए हमें बॉर्डर पर, संसदीय दल जाए बॉर्डर पर, देख ले सच्चाई क्या है। आप कहां तक झूठ बोलोगे? आज ये दबाने और छिपाने की आदत कैसे जनता को गुमराह करें, कैसे जनता का ध्यान मोड़े। आपका ध्यान मोड़ने आएंगे, ऐसी बातें उठाएंगे जो लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे, किसान अपना
दर्द दुख भूल जाएगा, कहेंगे देश असुरक्षित है और कहेंगे हम तो राष्ट्रवादी है। कैसे राष्ट्रवादी है? ये कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं, क्या आप एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ले सकते हैं जो आपके साथ जुड़ा हुआ हो? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी इनके साथ नहीं रहा, एक उदाहरण नहीं जो इन्होंने स्वतंत्र संग्राम में कुछ भी इनका योगदान रहा हुआ। ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। दबिएगा मत, डरिएगा मत, दबिएगा मत, डरिएगा मत। पुलिस, पैसा, प्रशासन 8 महीने का है, उसके बाद एक एक से हम हिसाब लेंगे, एक एक से हम हिसाब लेंगे। ये समझ लें सब भारतीय जनता पार्टी के नेता। और यही मैं कहना चाहता हूं कि विदिशा के लिए यहां हम इसे दरी हैंडलूम पावरलूम का हब बनाएंगे। मैं यहां के लोकल लोगों को रोजगार मिले, यहां की अस्पताल की सुविधा, आप कह रहे 100 बेड का 40 बेड बन गया। आज भटकते हैं लोग भोपाल जाके, शिक्षा के लिए भटकते हैं। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, खंभों में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। ये आज हालत है। भूलिएगा मत, भूलिए